students, welcome to the part 2 of the ongoing series of C programming. And in previous programming, we left from the first C program. So in this part, we will explain that program. So let's get started. तो टॉप में हमारे पास है हैज इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स stdio.h। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये हैज इंक्लूड को देखते हैं, ये क्या है। ये अलग है, ये हाथ में है लेकिन ये दो चीज़ें अलग हैं। ये हैज इंक्लूड और stdio.h ये दोनों अलग हैं। अब ये क्या काम आती है मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो जो ये हैज इंक्लूड है इसको हम कहेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव करता क्या है? तो जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो जो उसके आगे लिखा है उसका जो रियल कंटेंट है उसे वो प्रोग्राम में ऐड करता है। तो अब हैज इंक्लूड के आगे क्या चीज़ है? stdio.h। तो जो stdio.h है उसको हम कहते हैं हेडर फाइल, ठीक है। तो हेडर फाइल क्या करती है? हेडर फाइल क्या करती है? वो उसके अंदर फंक्शंस की डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। तो जो stdio.h है, ठीक है, इसके अंदर ये प्रिंट एफ का डिक्लेरेशन है, ठीक है। डिक्लेरेशन मतलब ये कंपाइलर को बताएगी पहले कि हाँ एक प्रिंटफ फंक्शन प्रोग्राम में यूज होने वाला है, उसको मैं बता दे रहा हूँ कि पहले ये आएगा प्रोग्राम में। तो ये कंपाइलर को पहले डिक्लेयर कर देगी कि प्रिंटफ विल बी यूज्ड इन द प्रोग्राम। ऑलराइट, सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करता है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू बुक इसकी डेफिनेशन है प्री प्रोसेसर के आगे जो टेक्स्ट को फॉलो करता है, जैसे हैज के आगे stdio.h है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये हमारा एक हेडर फाइल है, ठीक है, सी का। तो इसके अंदर आते हैं हमारे प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे फंक्शन, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो stdio.h हमारी हेडर फाइल है। हेडर फाइल के अंदर हमारे फंक्शंस का डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप। तो ये डिक्लेयर किसको करता है, ठीक है, ये प्रोटोटाइप किसको भेजता है? ये प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन भेजता है कंपाइलर को, ठीक है। ये हमारे जो कंपाइलर को भेज देता है कि भाई ये चीज़ें भी आने वाली हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ जो है ये चीज़ इंक्लूड होंगी प्रोग्राम में, ठीक है। अब जो हमारा प्री प्रोसेसर है, ठीक है, प्री प्रोसेसर क्या करता है? प्री प्रोसेसर हमारा जो ये हेडर फाइल है, हेडर फाइल के अंदर जो एक्चुअल कंटेंट है, जो एक्चुअल फाइल है, ठीक है, ये तो बस डिक्लेरेशन है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो एक्चुअल कंटेंट है, जो एक्चुअल फाइल है, जो डेफिनेशन है ये प्रिंटफ स्कैनफ की, इसको वो एक्सपेंड कर देता है, वो उसको सोर्स कोड में इंक्लूड कर देगा, ठीक है। ये जो हमारा है ये पूरा का पूरा हमारा सोर्स कोड है, ठीक है, ये हमारा है। सो यू आर सोर्स कोड, ठीक है, ये पूरा हमारा सोर्स कोड है, ठीक है। अब इस सोर्स कोड को जो हमारा ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसको वो एक्सपेंड कर देगा, और एक्सपेंड करके वो हो जाएगा हमारा एक्सपेंडेड सोर्स कोड, ठीक है। और ये सब चीजें क्या होंगी? ये सब चीजें कंपाइलेशन से पहले होंगी। जब सबसे पहले हमारे पास क्या था? हमारा सोर्स कोड था, सोर्स कोड है हमारे पास, ठीक है, जो हमने ये प्रोग्राम लिखा है वो हमारा सोर्स कोड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है सोर्स कोड, ठीक है। अब सोर्स कोड जो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये चीज हैज जो हैज है हमारा, ये हैज इंक्लूड है, ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो ये क्या करेगा? ये हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा एक्सपेंडेड सोर्स कोड में, ठीक है। ये आप कन्वर्ट करेगा हमारे सोर्स कोड को एक्सपेंडेड सोर्स कोड में। कौन करेगा? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। हमारे पास पहले क्या था? हमारे पहले था सोर्स कोड, ठीक है, वो हमने अपनी आईडी में करा, ठीक है, हमारे एडिटर में हमने ये सोर्स कोड बनाया अपना, ठीक है। उसके बाद हम उसको कंपाइल करेंगे, जब उसको हम कंपाइलेशन प्रोसेस में डालेंगे, उसकी बहुत प्रोसेस होती है कंपाइलेशन की, वो बहुत आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो
एक्चुअल कंपाइलेशन से पहले ये सोर्स कोड जो है हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपेंडेड सोर्स कोड में। किसके द्वारा, किससे होगा, वो होगा हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से, इससे, ठीक है। ओके, तो जितनी फाइल्स हैं, जितनी फाइल्स stdio.h में है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम में जो एक्चुअल फाइल्स, जो एक्चुअल डेफिनेशंस हैं फंक्शन की, वो डेफिनेशंस क्या होंगी, वो डेफिनेशंस एक्सपेंड होकर हमारे सोर्स कोड में ऐड हो जाएंगी कंपाइलेशन से पहले। उसके बाद इसके देन आर कंपाइलेशन, देन आर कंपाइलर कम्स इनटू प्ले। ऑलराइट, after the source code is converted into expanded source code, then the actual compilation begins। तो expanded source code जो है हमारा वो फिर कन्वर्ट होगा हमारा मशीन कोड। इसको अभी इतना समझ लो, पहले हमारे पास सोर्स कोड था, फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो हमारे सोर्स कोड को एक्सपेंडेड सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है, फिर हमारा जो एक्सपेंडेड सोर्स कोड है वो हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट होता है कंपाइलेशन के बाद। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। सो नाउ हेडर फाइल्स। ओके, जो अब हम हेडर फाइल्स की बात कर रहे हैं, आगे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया, हेडर फाइल्स कंटेन डिक्लेरेशन ऑफ और प्रोटोटाइप्स ऑफ फंक्शंस वी नीड, ठीक है, लाइक printf एंड scanf, ठीक है। तो वो मैंने बता दिया जो हमारा, हम इसमें stdio.h हेडर फाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन जनरल हेडर फाइल की बात अभी नहीं कर रहे हैं, stdio.h की फाइल कर रहे हैं। stdio.h जो है हमारी हेडर फाइल है, ठीक है। वो क्या करती है, वो जो हमारे फंक्शंस हैं printf और scanf, ठीक है, उसका डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप उसके पास रहता है, ठीक है। अब डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप मैं बता चुका हूँ क्या होता है। इन दोनों का डिक्लेरेशन किसके पास होता है, stdio.h के पास। stdio.h क्या करती है, हमारे कंपाइलेशन से पहले बता देगी कि ये दोनों फंक्शन जो है प्रोग्राम में यूज होंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट नोट कर दो कि ये बस डिक्लेरेशन होता है इनके पास, इनका डेफिनेशन नहीं होता है। इनका जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है, इनकी जो एक्चुअल फाइल्स हैं जिसमें इनकी डेफिनेशन लिखी है कि ये करते क्या है, कैसे करते हैं, ठीक है, वो चीज कंपाइलर के पास कौन पहुंचाती है, वो चीज कंपाइलर के पास पहुंचाती है हमारी सी लाइब्रेरी। जो हमारी सी लाइब्रेरी होती है उसके पास एक्चुअल डेफिनेशंस होती हैं, किसकी, फंक्शंस की। और जो हमारी हेडर फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स के पास हमारे पास प्रोटोटाइप्स होते हैं। ये बात क्लियर हो जाए, ठीक है। हेडर फाइल्स ओनली कंटेन्स डिक्लेरेशन एंड प्रोटोटाइप्स ऑफ आवर फंक्शंस, whereas the C library contains the actual definition of functions। So अब ये देखते हैं कि हमारा जो C लाइब्रेरी है, ठीक है, उस तक ये चीजें कैसे पहुंचती हैं या उससे कैसे हम लोग डेफिनेशन लेते हैं। अब हम लोग क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो फिगर बनाया हमने, ठीक है, तो जो हमारी पहले हेडर फाइल्स हैं, ठीक है, जैसे हमारा stdio.h हो गया, हमारी हेडर फाइल है, ठीक है। अब इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, हमारा डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। जो फंक्शन हम यूज करने वाले हैं उसके डिक्लेरेशन है या प्रोटोटाइप्स हैं, ठीक है। ये बताती है कि भाई ये फंक्शंस यूज होंगे, printf यूज होने वाला है, scanf यूज होने वाला है, सो गेट रेडी। अब ये बताओ ये बताती क्यों है, ठीक है, ये बताती कैसी है। तो एक प्रोग्राम होता है हमारे पास, एक प्रोग्राम होता है हमारे कंपाइलेशन में, एक प्रोग्राम होता है, उसको कहते हैं हम लिंकर, ठीक है। अब लिंकर क्या करता है, लिंकर क्या करता है, जो डिक्लेरेशन है, जो फंक्शन यूज हो रहे हैं उनके डिक्लेरेशन है, उनको ढूंढेगा, ठीक है, उनको सेलेक्ट करेगा, उनको अलग करेगा, उनको मैप डाउन करेगा। फंक्शंस हैं, जो फंक्शंस के प्रोटोटाइप्स हैं, उनको लिंकर क्या करेगा, उनको ढूंढेगा, ठीक है, उनको सेपरेट करके उनको मैप डाउन करेगा, ठीक है। बस उन्हीं फंक्शन को सेलेक्ट करेगा और उन फंक्शन को सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से क्या करेगा, उन फंक्शंस के डेफिनेशन लाके किसको देगा, कंपाइलर को। समझ में आई बात, ठीक है। इतना देखो, ये इतना सही है। बस हेडर फाइल्स के पास डिक्लेरेशन होता है, ठीक है, हमको चाहिए डेफिनेशन, कंपाइलेशन के लिए हमको चाहिए डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब क्या लिंकर क्या करेगा, यहाँ पर लिंकर हमारा क्या करेगा, वो मैप डाउन करेगा उनको, वो उनको मैप करेगा, उनको ढूंढेगा, ठीक है, उन फंक्शंस के डेफिनेशन को ढूंढेगा। कहां से ढूंढेगा, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से। और जो प्रोटोटाइप्स कहां से मिल रहे हैं उसको, हेडर फाइल से, ठीक है। और किन का ढूंढेगा, वो किन का डेफिनेशन ढूंढेगा, उन फंक्शन का ढूंढेगा जो फंक्शंस हमारे प्रोग्राम में यूज हो रहे हैं, बस उसी चीज का। क्यों ऐसा क्यों करता है वो, अब चलो अब आगे देखते हैं। दो चीजें क्यों चाहिए हमको, दो अलग अलग लाइब्रेरीज या कंटेनर्स क्यों चाहिए, डेफिनेशन और डिक्लेरेशन स्टोर करने के लिए। ऐसा क्यों कि हमको ये डिक्लेरेशन और डेफिनेशन स्टोर करने के लिए अलग अलग क्यों चाहिए, ठीक है। वो इसलिए चाहिए क्योंकि अगर सारा का सारा काम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव करता, ठीक है, अगर प्री प्रोसेसर
प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी भी हमारी जो है डेफिनेशन स्टोर करता। अगर ये इसके अंदर ही हमारी डेफिनेशन ही होती, ये यही हमारी डेफिनेशन स्टोर करता और यही हमारी डिक्लेरेशन स्टोर करता, ठीक है। अगर यही हमारी दोनों चीजें स्टोर करता तो क्या होता अगर पूरा देखो stdio.h के अंदर हमारी जैसे प्रिंटफ और scanf के डिक्लेरेशन आता है, अगर इसके अंदर इसकी डेफिनेशन भी आती, ठीक है, तो क्या होता? पहली बात तो साइज जो है वो बढ़ जाता, ठीक है। पहली बात जो हमारा प्रोग्राम का साइज है, जो एक्सपेंडेड सोर्स कोड है हमारा, सॉरी जो हमारा सोर्स कोड है उसी का साइज बढ़ जाता पहली बात, ठीक है। तो पहले क्या होता है? इंक्रीज इन साइज, ठीक है, इंक्रीज इन साइज ऑफ द प्रोग्राम, साइज ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। ये इंक्रीज इन साइज ऑफ द प्रोग्राम कब होता? जब हमारा जो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों चीजें अगर हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी ही स्टोर करता या हमारी हेडर फाइल ही स्टोर करती, ठीक है, ये चीजें, तो तब हमारा जो साइज है प्रोग्राम का वो इंक्रीज होता, ठीक है। अब जब साइज इंक्रीज हुआ है, अगर प्रोग्राम का साइज इंक्रीज हुआ है, तो जो प्रोग्राम की एफिशिएंसी है, जो प्रोग्राम की स्पीड है, जो कंप्यूटेशन पावर है, वो क्या होगी? डिक्रीज, ठीक है। तो डिक्रीज इन कंप्यूटेशन पावर, ठीक है, और स्पीड, जो हमारी प्रोग्राम की एफिशिएंसी है, जो हमारी प्रोग्राम की स्पीड है, वो क्या होगी? डिक्रीज हुई। क्यों? साइज बढ़ गया है इसलिए, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, ठीक। अब हमारा बचा मेन, क्या? मेन फंक्शन, ठीक है। अब चलो देखते हैं मेन क्या है। मेन फंक्शन, ये तो मेन क्या है हमारा? चलो मैं ऐसे बताता हूं। मेन क्या है हमारा? मेन है हमारा फंक्शन, ठीक है। मेन इज अ फंक्शन, ऑलराइट। कहां थे हम? मेन पे थे, ठीक है। अब मेन क्या है हमारा? फंक्शन है, ठीक है। मेन जो फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर क्या आते हैं हमारे? एक कंटेनर है। मेन फंक्शन एक क्या है? एक कंटेनर है, ठीक है। एक कंटेनर है। कंटेनर किसके लिए कंटेनर है? क्या आते हैं मेन फंक्शन के अंदर? मेन फंक्शन आता है स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट है वो कहां से कहां आएंगे? वो स्टेटमेंट जो है, मेन फंक्शन स्टेटमेंट जो ये हमने लिखा है, ये सब स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। जो मेन फंक्शन स्टेटमेंट है वो इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएंगे, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। हमने लिखा ना, हमने लिखा यहाँ पर INT मेन, हमने लिखा यहाँ पर, ठीक। INT मेन लिखा हमने, तो हमारा ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और यहाँ पर स्टेटमेंट XYG जो भी है, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो मेन फंक्शन के अंदर हमारा क्या है? स्टेटमेंट्स आते हैं, इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जो हम आप स्टेटमेंट कह लीजिए, आप इंस्ट्रक्शन कह लीजिए। मेन फंक्शन का जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो ये है कि मेन फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू, रिटर्न्स अ इंटीजर वैल्यू। मेन फंक्शन क्या करता है? एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। किसको रिटर्न करता है? किसको रिटर्न करेगा? किसको? आपको, मुझे तो नहीं करेगा, किसको करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। अब देखो क्यों करता है, क्या जरूरत है? ऐसे भी तो हम प्रोग्राम रोक सकते हैं, इतना रिटर्न 0 लिखाने की जरूरत नहीं है, हम प्रोग्राम इतना भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। हम रिटर्न 0 क्यों लगाते हैं? क्यों? ऑलराइट। तो जो इंट मेन है, ये INT मेन, इंट मेन, ठीक है। तो ये इंट मेन, इसका मतलब ये है कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। कब करेगा? व्हेन द ऑपरेशन, व्हेन द कंपाइलेशन सक्सीड्स विदाउट एनी एरर। क्या है हमारे? ये हमारा सोर्स कोड है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब देखो जो हमारा सोर्स कोड है, जो हमारा मेन फंक्शन है हमारे सोर्स कोड के अंदर, ठीक है, जब ये सब सारे स्टेटमेंट सक्सेसफुल हो गए बिना एरर के, ठीक है, हमारा प्रोग्राम रन कर दिया और हमारे प्रोग्राम ने आउटपुट दे दिया, वो आउटपुट डिजायरेबल आउटपुट, ठीक है, जो आउटपुट हमें चाहिए, वो आउटपुट हमारे सोर्स कोड ने हमको प्रोवाइड करा दिया, सॉरी हमारे प्रोग्राम ने हमको प्रोवाइड करा दिया बिना किसी एरर्स के। तो हमारा जो मेन फंक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो उसका मतलब क्या है कि इट वॉज सक्सेसफुल, द प्रोग्राम वॉज सक्सेसफुली कंपाइल्ड विदाउट एनी एरर्स।
कि प्रोग्राम बिना किसी एरर के सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। ठीक है, अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है, कोई हमारे प्रोग्राम में जैसे एरर आ गई है, ठीक है, हमें कोई स्टेटमेंट गलत हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, कोई हमारे सिंटेक्स में गलती होगी, ठीक है, तो हमारा जो मेन फंक्शन है वो क्या करेगा, इट विल रिटर्न अ नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, तो अगर नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कि कोई एरर आया है, ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा कि कोई एरर आया है। कोई कंपाइलर जो है हमारे सी कंपाइलर्स हैं, कोई कंपाइलर्स आपको रिटर्न जीरो लिखने की ना लिखने की छूट देते हैं। आप रिटर्न जीरो लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कोई कंपाइलर्स ये अलाउ करते हैं कि आप वाइड मेल लगा सकते हैं या वाइड ईमेल लगा सकते हैं, आप वाइड लगा के, तो आप इसमें आप वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ब्रैकेट खुला, पहला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हमारी स्टेटमेंट खत्म हो गया, सेमीकोलन से हमारी स्टेटमेंट खत्म हो जाता है। ऑलराइट, अब हमने लिखा यहाँ पर रिटर्न जीरो। ठीक है, अब यार मुझे मन करा मुझे एक और चीज प्रिंट करानी है। ठीक है, चीज लिख दिया प्रिंट एफ गो कोरोना। ऑलराइट, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, तो पहले गो कोरोना प्रिंट होगा या हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, तो क्या पहले प्रिंट होगा। अब जिसने कहा पहले गो कोरोना प्रिंट होगा, गलत। ऑलराइट, और जिसने कहा पहले प्रिंट हेलो वर्ल्ड होगा, वो भी गलत। इसमें बस हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होगा, गो कोरोना प्रिंट नहीं होगा। किस लिए, रिटर्न जीरो। हमने जहां पे हमने रिटर्न जीरो लगा दिया वहां पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और प्रोग्राम खत्म। उसके नीचे की चीजें प्रिंट नहीं होगी, उसके नीचे के स्टेटमेंट्स वैलिड नहीं माने जाएंगे, उसके नीचे की स्टेटमेंट्स क्या है, शो नहीं होंगे आपको आउटपुट में। उसके ऊपर के जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे आपके। ऑलराइट, कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कमेंट वो प्रोग्राम में जो हमने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, जो प्रोग्राम्स में हमने हमारे मॉड्यूल्स हैं प्रोग्राम्स के, ठीक है, वो कमेंट्स उन मॉड्यूल्स को, उन स्टेटमेंट्स को क्लेरिफाई करते हैं कि हाँ भाई इस स्टेटमेंट का काम क्या है, इस मॉड्यूल का काम क्या है, ठीक है, इस सेक्शन का काम क्या है, ठीक है, आपने ये क्यों लिखा। ठीक है, ये जो मैंने स्लैश लगाया है, डबल स्लैश लगाया है ये मैंने, तो उसके अंदर लिखा है मैंने दिस प्रोग्राम प्रिंट्स 10। जैसे किसी को पता नहीं कि ये प्रोग्राम करता क्या है, ठीक है, तो वो ये देख के समझ आएगा कि हाँ भाई दिस प्रोग्राम प्रिंट्स 10। ऑलराइट, ये जो हमारे कमेंट्स हैं ये प्रोग्राम के बारे में क्लियरफाई करते हैं कि ये प्रोग्राम और ये स्टेटमेंट क्या करेगा। ऑलराइट, ठीक है, कमेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कमेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, और हाँ, ये जो कमेंट है ये सोर्स कोड तक ही रहता है, ये कमेंट आउटपुट में नहीं जाता, ये आप कंसोल में नहीं देखोगे इसको, ये कंसोल विंडो में नहीं दिखेगी आपको। तो कमेंट्स कैन बी रिटन इन मोर देन वन लाइन्स। ठीक है, एक से ज्यादा लाइन में हम कमेंट्स लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर इन सी प्रोग्रामिंग। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी पार्ट 3 की, वो जल्दी आ जाएगी, और बाकी जो नोट्स हैं इसके, तो नोट्स और जो कंटेंट रीडेबल कंटेंट है वो मैं इस चैप्टर के एंड में अपलोड कर दूंगा। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस।